हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, सबसे पहले अपन इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंध। अब देखो, आप बात करें प्रोनाउन यानी कि ये होते हैं संबंध कारक सर्वनाम। अब आप बात करें जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रोनाउन टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दो सेंटेंसों को जोड़ने का। क्या करते हैं? दो सेंटेंसों को क्या करते हैं? ये जोड़ते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो मीन होता है वो होता है संबंध कारक, और जो ये कार्य करता है वो करता है जॉइनिंग सेंटेंस टुगेदर, यानी कि सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे प्रोनाउंस जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखने की कोशिश करना। अब मैं आपको बता दूं कि जोड़ने का कार्य कौन करता है। जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? इंग्लिश में अपन बोले तो कंजंक्शन, यानी कि संयोजक क्या कार्य करते हैं? जोड़ने का। अब देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहे हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो प्रकृति हो गई वो किसके समान हो गई? कंजंक्शन के समान। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा कंजंक्शन का कार्य करते हैं। अब देखने की कोशिश करना। अब मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो, आपको पता होगा भाई, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ये, तो बेसिकली देखा जाए तो दो सेंटेंस तो होने चाहिए ना भाई। आप बोल रहे हो भाई जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो जोड़ने के लिए कम से कम दो चीज तो होनी चाहिए। आप ही समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो राम एंड श्याम, अब यहां पर एंड कंजंक्शन लगा। एंड कंजंक्शन क्यों लगा? क्योंकि यहां पर दो सब्जेक्ट हैं। क्या है? दो सब्जेक्ट हैं, इसी वजह से। यानी कि दो तो कम से कम मुख्य होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? दो। तो उसी प्रकार अपन बात करें भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। क्या होता है? कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। यानी कि इसके पहले से तात्पर्य मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज होना, नाउन या प्रोनाउन का यूज होना जरूरी होता है। यूज होना जरूरी होता है। अब देखो, आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लो मैं बताया कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद में ही अपन क्या कर सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज ले सकते हैं। और इस स्थिति में जो ये नाउन या प्रोनाउन है ये कहलाता है पूर्व पद, यानी कि एंटीसीडेंट, यानी कि पूर्व पद। अब देखो, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जब तक अपना पूरा मीन नहीं देगा, कब तक नहीं देगा? जब तक ये नाउन या प्रोनाउन इसके पहले यूज नहीं होगा, तब तक जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपना पूरा मीन नहीं देता है। अब देखने की कोशिश करना। अब अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व में जो अपना ये नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट
कहलाता है। अब अपन बात करें रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर तथा जेंडर नहीं होता। नंबर तथा जेंडर नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर और जेंडर नहीं होता है। जो इसका नंबर तथा जेंडर होता है, इसका नंबर तथा जेंडर एंटीसीडेंट के अनुसार, यानी कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद होता है उसके अनुसार ही तय होता है। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर मान लो यहां पर नाउन सिंगुलर है और मेल है तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो नंबर होगा उसके अनुसार वर्ब न आकर जो ये नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार ही वर्ब आएगी। अगर मान लो नाउन सिंगुलर दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो यूज होने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगी। देखो अपन एग्जांपल्स के साथ में इसे आगे देखने की और ज्यादा कोशिश करेंगे। अब देखो बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की प्रकृति कैसी होती है। रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज लिया जा सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या किया जा सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया जा सकता है। अब बात करें तो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात आती है, वो यहां से उठकर आती है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन जब खुद सब्जेक्ट होता है, जब सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद हमेशा क्या होती है, हमेशा फाइनाइट वर्ब का यूज होता है। फाइनाइट वर्ब का यूज होता है। देखो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन जब खुद सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद में हमेशा और हमेशा फाइनाइट वर्ब का यूज होना जरूरी होता है। क्योंकि एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब और एक ही सब्जेक्ट यूज होता है। अगर मान लो आपके कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें कोई दो फाइनाइट वर्ब दे रखी है, तो उसमें जरूर है, अति आवश्यक होगा कि उसमें दो सब्जेक्ट्स भी यूज हुए होंगे। इसी का विपरीत भी आप देख सकते हो, अगर दो सब्जेक्ट है तो दो फाइनाइट वर्ब उस सेंटेंस में आएगी। तो देखो इस बात को अपन ऐसे समझ लेते हैं। मान लो कोई एंटीसीडेंट आ गया, फिर मान लो बात करें रिलेटिव प्रोनाउन आ गया कोई, और इस रिलेटिव प्रोनाउन की जो प्रकृति है, अपन बात कर सकते हैं जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसकी प्रकृति मान लो ये सब्जेक्टिव दे रखी है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्टिव केस में है, तो इसके बाद जो यूज होगी वो क्या होगी, फाइनाइट वर्ब ही यूज होगी। और वो भी किसके अकॉर्डिंग, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पर अगर एंटीसीडेंट क्या है, सिंगुलर है, एंटीसीडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके बाद में जो फाइनाइट वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर मान लो एंटीसीडेंट प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब भी कौन सी होगी, प्लूरल ही होगी। रिलेटिव प्रोनाउन का कोई कार्य नहीं होता इस फाइनाइट वर्ब को तय करने में, इसका कोई रोल नहीं होता फाइनाइट वर्ब को तय करने में। देखो आपको समझने में बहुत कम आ रहा होगा, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल्स के साथ में इसको करवाऊंगा, देखो इसके बेसिक नियम थे, पहले वो करवाने अत्यंत आवश्यक है, इस वजह से मैं आपको इनसे परिचित करवा रहा हूं। फिर उसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स के साथ में भी इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो बात करें रिलेटिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद हमेशा
सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है तथा सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब यूज होती है। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब यूज होती है। और जो ये फाइनाइट वर्ब होगी ये किसके अनुसार होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। देखो मैं बात करूं, एंटीसीडेंट आएगा, फिर बात करें अपन कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी जो मान लो प्रकृति कैसी दे दी? ऑब्जेक्टिव दे दी, और मान लो इसके बाद में दे दिया आपको सब्जेक्टिव केस दे दिया। और फिर बात करें जो फाइनाइट वर्ब आएगी, जब देखो ऑब्जेक्टिव है तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आना जरूरी होता है, इसी वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट आया। और ये जो फाइनाइट वर्ब होगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग? जो ये सब्जेक्ट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ही ये फाइनाइट वर्ब होगी। तो आगे की क्लास में अपन देखते हैं भाई कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखो भाई कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं। देखो सबसे पहले बात कर ले अपन हूं की। किसकी बात कर लेते हैं? हूं की। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन रहता है तो इसका जो मीन होता है जो होता है हूं, यानी जो या जिसने। फिर अपन बात कर ले जो हूं होता है, हूं की प्रकृति हमेशा कैसी रहती है? सब्जेक्टिव रहती है। कैसी रहती है? प्रकृति सब्जेक्टिव रहती है। और वो भी कौन से बात करें? ओनली फॉर पर्सन के लिए यूज होने वाला ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा? हूं। जब अपन डिटेल में देखो, सबसे पहले मैं इनको बता देता हूं, इनमें जिनको शामिल किया गया है उनके मैं नाम लिख देता हूं और उनकी प्रकृति कैसी है वो लिख देता हूं। जो अपनी नेक्स्ट क्लासें होंगी उनमें मैं इनको एक एक को उठाकर इनके डिटेल्स में इनको कंजंक्शन के रूप में भी और इनको क्वेश्चन के रूप में भी करवाने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले बात करें हूं की। हूं का जो मीन होता है जब ये कंजंक्शन के रूप यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहता है या कंजंक्शन के रूप में रहता है तो इसका जो मीन होता है वो रहता है जो या जिसने। और ये सब्जेक्ट के लिए ही आता है और ओनली फॉर पर्सन्स के लिए आता है, केवल और केवल व्यक्तियों के लिए आता है। फिर अपन बात कर ले हुम यानी कि जिसे जिसको जो हुम की प्रकृति रहती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आती है। किस में आती है? ऑब्जेक्टिव केस में। और ओनली फॉर ये पर्सन के लिए ही यूज होता है। लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है वो ऑब्जेक्टिव रहती है। जब मैं आपको बताया था भाई ऑब्जेक्ट को पहचानने के तरीके, उसमें मैं आपको बताया था व्हाट और हुम का प्रयोग। अगर हुम का जो आंसर होता है वही क्या कहलाता है? वही रहता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या और किसे। अगर इसका आंसर मिल रहा है आपको तो वाक्य में ऑब्जेक्ट डेफिनेट है। अगर इनका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप पहचान लेते हो कि इसमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसी आधार पर आप क्या कर देते हो? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में इसको डिवाइड कर देते हो। फिर अपन बात करते हैं हूज प्लस नाउन। हूज प्लस में नाउन यानी कि जिसका और जिसकी। अब ये बात करें, ये हूज किसके लिए आता है? पोजीशन दर्शाने के लिए। किसके लिए? पोजीशन। बात करें ये जो इसकी प्रकृति होती है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन बात करें किसके लिए? पोजीशन के लिए। किसके लिए? पोजीशन के लिए, यानी कि अधिकार या स्वामित्व दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? हूज प्लस नाउन का। फिर अपन बात कर लें विच यानी जो। विच यानी जो। अब इसकी बात करें, ये ओनली फॉर आता है सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में आता है। लेकिन जो इसकी बात करें, जो इसकी प्रकृति होती है वो होती है सिलेक्शन, यानी कि चुनने के लिए, विकल्प के तौर पर। किसके लिए? चुनने के लिए सॉरी। और वो भी किसके लिए? नॉट फॉर पर्सन। पर्सन के लिए नहीं आती, जो अन्य बच गई, थिंग्स बच गई, उनके लिए इसका उपयोग करते हैं अपन विच का प्रयोग
करते हैं। फिर अपन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आता है दैट, जो ये होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यूज हो सकता है। और बात करें जो इसका प्रयोग होता है, नो सिलेक्शन फॉर पर्सन, नो सिलेक्शन फॉर पर्सन। अब बात करें एज का जो मीन होता है वो होता है जैसे ही। अब बात करें ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसों में यूज हो सकता है और ये कौन से ऑल नाउन्स के लिए यूज हो सकता है। फिर अपन बात करें व्हाट की प्रकृति, व्हाट यानी कि जो, और ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर आ सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर आ सकता है। और व्हाट है वो नेगेटिव, वो सॉरी थिंग्स के लिए भी आ सकता है और पर्सन दोनों के लिए आ सकता है। तो यानी कि ओनली फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए यूज हो सकता है। अब अपन बात करें बट का जो होता है वो होता है लेकिन। ये बात कर सकते हैं अपन, ये विपरीतार्थी शब्द बताता है, अपोजिट के लिए क्या करते हैं अपन, बट का प्रयोग करते हैं। देखो आज के क्लास को अपन यहीं तक रहने देते हैं, फिर उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इन्हीं में से जितने भी मैंने ये लिखाए हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इन्हीं में से किसी एक को उठाकर उसके बारे में अपन डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट और चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ, अगर आपको यह क्लास समझ में नहीं आई है तो इस क्लास को आप दोबारा देखिए। अगर फिर भी नहीं आई है तो कल तक के लिए आप वेट करिए, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझाने की कोशिश करूँगा तो और बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा पाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।